डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मीटिंग हाइजीन नीड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है आपकी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट द डिफरेंट लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल क्या है? आपकी इन्फेंसी, आपका चाइल्डहुड, आपका अडल्टहुड एंड आपका ओल्डहुड, और आपके डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। जिस तरह प्रेगनेंसी है जो कि एक खवातीन के ऊपर एक फेज़ आता है लाइफ के अंदर। सो हर जो आपका लाइफ स्पैन है उसके अंदर बाथिंग, शावरिंग और हाइजीन की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और इंस्ट्रक्शन होती है। लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द इन्फेंसी, इन्फेंसी वो पीरियड होता है जिसको हम 0 से 23 मंथ तक इसमें लेंगे, बट मोस्टली हम उसको अंडर 1 ईयर को इन्फेंट कहते हैं। इसमें आपकी जो बेबी है उसको डेली बाथ रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज आपकी जो उस बच्चे की जो स्किन है वो प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेशन उसका मेंटेन नहीं होता और उसकी स्किन के लिए डेली बाथ इवन हार्मफुल हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप बच्चे को बाथ दे रहे हैं तो आपका जो वाटर है इट शुड बी सेपरेट फॉर द फेस, फॉर द नेपी एरिया, और उसके लिए सेपरेट वाटर यूज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर वो नेपी एरिया वाला वाटर फेस पे यूज़ हो गया तो वो इन्फेक्टेड भी हो सकता है। बिकॉज बच्चा जो है उसकी इम्यूनिटी में भी इतनी बिल्डअप नहीं हो सक मतलब नहीं हुई होती, बिकॉज न्यू बॉर्न होते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस केयर लेनी पड़ती है। फिर हम बात करते हैं अबाउट द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड वो पीरियड है जो 2 से 4 साल के दरमियान बच्चों में हम काउंट करते हैं। सो बाथिंग एंड प्लेइंग इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट। इट्स इंपॉर्टेंट टू असेस अ चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन वाइल बाथिंग। इस पीरियड के अंदर बाथिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? बाथिंग है, बच्चे का प्लेइंग है विद वाटर एक्टिविटी, ये एक नॉर्मल पार्ट है डेवलपमेंट का। सो इन इस एज में हम कहते हैं कि आप बच्चे को आप डेली वॉश भी कर सकते हैं। बच्चा जो है वो लर्न कर रहा होता है अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द लाइफ। इसमें आपको उनको डेली बाथ हाइजीन को उनको बताना है कि आपने हाइजीन किस तरह से करनी है। आपने उनको टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होती है, आपको हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग देनी होती है। तो दिस फेज ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग हाइजीन ऑफ एनी पर्सन। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बच्चा है जिसकी कोई अपनी इंडिविजुअल नीड है, मीन किसी को अगर कोई स्किन प्रॉब्लम है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपने हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से उसको देखना है, उसको टैकल करना है। फिर हमारे पास आ जाती है जी अडोलसेंट एज ग्रुप। अडोलसेंट एज ग्रुप वो होती है जो 30 से 19 में, या हम सम जगहों पे हम कहते हैं जी 10 से 19 तक हम ले लेते हैं, उसको हम अर्ली अडोलसेंस, मिडल अडोलसेंस और लेट अडोलसेंस में काउंट कर लेते हैं। इनको हम टीनेजर भी कहते हैं। अब टीनेजर क्या है? दीज आर द मोस्ट लाइकली टू हैव बीन ब्रॉट अप हैविंग डेली शावर्स rather than baths. Assessment for safety is required and in clinical areas adolescents. ये वो ग्रुप है जिसके अंदर हम कहते हैं बिकॉज टीनेज है, वो प्ले एक्टिविटी भी कर रहा है, आउटडोर एक्टिविटी भी कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ भी एक सोशल सर्कल उनका बढ़ रहा होता है। इस एज के अंदर हाइजीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज जो हैबिट्स इस एज में बिल्टअप होंगी वही हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ में आगे आपके साथ जानी है। तो डेली बात, इनको डेली शावर लेना चाहिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, बिकॉज इनकी बॉडी ग्रो भी कर रही होती है, सर्टन हार्मोनल चेंजेस भी हो रही होती हैं। तो बच्चियों के कुछ ऐसे फेजेस आते हैं लाइफ में जिसमें उनकी क्लीनिनेस या उनकी जो हाइजीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन विद द बॉयज़। सो ये जो टीनेज ग्रुप है, दिस आर द मोर वनरेबल ग्रुप, और जिसकी हाइजीन को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेल बीइंग ऑफ इन अडल्टहुड एंड द ओल्डर एज। फिर हमारे पास अडल्टहुड आ जाता है, जिसे हम कहते हैं जी 20 से 64 ईयर्स तक के जो हमारा एक एज ग्रुप है उसको हम अडल्टहुड में कहते हैं। अडल्टहुड में आपकी हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है? Adults, as well as the ensuring safety, is to raise awareness of the potential for cross infection. Most adults are used to daily bathing or showering, and this has become the norm in our society. अब being a Muslim, हमारी सोसाइटी या being our cultural practices, एक प्रैक्टिस है सुबह उठ के आपने शावर लेना है या आपने बाथ लेना है। और ये कुछ क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी होता है, बिकॉज हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हमें डेली बाथ लेना पड़ता है, बिकॉज समर्स जो है यहाँ पे ज़्यादा है। कुछ ऐसे एरियाज हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से या बिकॉज ऑफ उनका रिलीजन में इतना ज़्यादा क्लीननेस को नहीं इंपॉर्टेंस दी कि वहाँ पे डेली बाथ या शावर नहीं होता। बट हमारे कल्चर में ये है कि अडल्ट जो है सुबह उठेगा, शावर लेगा, बाथ लेगा, अपने आप को क्लीन करेगा और फिर अपनी डेली रूटीन की तरफ जाएगा। फिर हमारे पास ओल्ड एज आ जाता है। ओल्ड पीपल शुड अर्ली नॉट बी बाथ ऑन अ डेली बेसिस। ओल्डर पीपल हु हैपन टू हैव अ प्रॉब्लम विद इनकॉन्टिनेंस विल रिक्वायर हाइजीनिक मेजर्स टू प्रिवेंट यूरिन फ्रॉम कॉजिंग एक्सोरेशन ऑफ द स्किन। अब ओल्ड एज, इस तरह हमने कहा कि इन्फेंसी के अंदर बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है या बच्चों का प्रॉपर टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन नहीं होती। सेम इज़ द केस विद द ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी हम कहते हैं जी डेली बाथ नहीं देना चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन अगेन फ्रेजाइल होती है,
और इसके लिए हमें उनको डेली बाथ आपका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है उस तरह से मेंटेन नहीं हो सकता और डेली बाथ से अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, इस एज के अंदर हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज विद द ग्रोइंग एज आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन ऐसे चीज़ें हैं, डिजीज़ हैं जो कि साथ साथ एक एज रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से हो रही होती हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन मेल्स के अंदर यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। इन केस अगर यूरिन आपकी बॉडी के ऊपर है तो आपकी जो ओल्ड एज के अंदर हाइजीन के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज अगर वो उसको आप प्रॉपरली हाइजीन नहीं करेंगे तो आपकी स्किन के साथ काफ़ी फ्रजाइल स्किन है उसको काफ़ी डैमेज कर सकता है और वो फर्दर आपको जो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा हम कहते हैं जी पेशेंट्स विद कॉग्निटिव प्रॉब्लम, वो पेशेंट जो कि मेंटल पेशेंट हैं या ऐसे ओल्ड एज पेशेंट जिनको डेमेंशिया होता है, मेमोरी लॉस होती है या जिनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती, उनको कॉग्निटिव प्रॉब्लम होता है, तो उनके अंदर भी बाथिंग या शॉवरिंग की जो प्रिकॉशंस हैं ये डिफरेंट है फ्रॉम अदर पीपल्स, बिकॉज उनको जो एक आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है बाथिंग की या उनको जो अंडरस्टैंडिंग देनी है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप उनको समझा सकें या उनके बिकॉज मेमोरी की वजह से उनको अंडरस्टैंडेबल नहीं होता कि उन्होंने किस तरह से शॉवर लेना है या किस तरह से बाथ लेना है। इन लोगों के अंदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, नर्सिस होती हैं, पैरामेडिक्स होती हैं जो कि प्रॉपर इनको वॉशिंग में हेल्प करते हैं या बाथिंग के अंदर इनको हेल्प करते हैं। फर्दर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस हैं जो कि मीट करते हैं हाइजीन नीड्स में, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर में क्या है? द पेशेंट हु आर फिजिकली फ्रेल्स एड आर अवेलेबल टू इंश्योर दैट एनी रिस्क टू द पेशेंट कैन बी मैनेज्ड। कंसिडरेशन एंड असेसमेंट शुड बी गिवन टू द पेशेंट। अगर फिजिकल फैक्टर ऐसा है, स्किन डैमेज है या बिकॉज ऑफ एनी डिसेबिलिटी वो खड़ा नहीं हो सकता या उसका कोई लिम्ब डिफॉर्मिटी है, तो इस सूरत में आपके पास सर्टन ऐसे बाथिंग एड्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो अपने आप को, अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकें। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसमें, एक तो आपका कॉग्निटिव जिस तरह हमने डिस्कस किया, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, या आप समटाइम ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो लैंग्वेज बैरियर का आता है। मीन अगर आप किसी ऐसी एरिया में है जहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है और आप लैंग्वेज बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो सकती, वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है आपकी हाइजीन मेंटेनेंस में या आपकी बाथिंग में या शावरिंग में अगर आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है। उसके अलावा सोशो कल्चर फैक्टर्स हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड द सोशो कल्चर फैक्टर्स। Culture beliefs and customs may demand or prevent specific interventions. Patient reluctance to bath or shower should be explored for underlying reasons. Belief system is also important in bathing. अब bathing में आपका belief system बहुत ज़्यादा important है। जिस तरह being a Muslim या being resident of a पाकिस्तानी सोसाइटी हमारा है कि बात करने से हम आपको साफ रख लेंगे, हम अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकेंगे। इसी तरह अगर कोई पर्सन या कोई पेशेंट रिलैक्टेंट है बाथिंग से या शॉवरिंग से, तो आपको उसके रीजंस ज़रूर पता करने चाहिए, बिकॉज बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे कहा जाता है कि जी आपने पानी जो कंटिन्यूस पानी गिर रहा हो या बहता हुआ पानी हो, आपने उसके अंदर जाके बाथ लेना है या शॉवर लेना है। सो आपको जो उसके सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो रीज़न या बाथिंग के अंदर है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि किसके क्या कल्चर या सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो बाथिंग को या इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। तो इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे बाथिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, उनके लिए डेली बाथिंग, डेली शॉवरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रेस्पायर करते हैं, ओपन एरिया में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, बिकॉज जब आप प्रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल बाहर आ रहा होता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और अगर आप उसको वॉश नहीं करेंगे, शावर नहीं करेंगे, अगेन नेक्स्ट डे आप वही दोबारा से क्लोथ्स पहन के चले जाएंगे, तो अगेन जो टॉक्सिन आपकी बॉडी के साथ रहेंगे और वो आपकी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। एक तो ये फैक्टर सारे हो गए, और जो हमारे पास आ जाते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर ये, अगर आपने कभी किसी पब्लिक प्लेस में गए तो आप देखते हैं जी जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक अलग से वॉशरूम या टॉयलेट दिया जाता है जिसका एरिया बाकी एरिया से बड़ा होता है, बिकॉज उनके अंदर सर्टन उनको एक ऐसी सहूलियात दी जाती हैं जिसमें स्पोर्ट सिस्टम होता है कि अगर इन केस अगर कोई स्लिपरी है, वाटर है, वो स्पोर्ट करके अपने आप को महफूज कर सकें। सो द रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इंजरी कैन इंक्रीज थ्रू हार्ड सर्फेसिस, बिकम स्लिपरी इफ अलाउड टू रिमेन वेट। Shower room must be equipped with grab rails and handles which have been placed strategically where the patient can use them. मीन ऐसी चीज़ें जहाँ पे पेशेंट यूज़ कर रहे हैं, डिसेबल पर्सन यूज़ कर रहा है, तो आपको और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है कि फ्लोर आपका वेट ना हो, और जहाँ पे ओल्ड एज पर्सन यूज़ कर रहा है या बच्चे यूज़ कर रहे हैं, इन डेट केस भी आपको वो प्रिकॉशन लेनी है, बिकॉज बहुत से जो इंजरीज या फॉल्स होती हैं ये होता है जी वॉशरूम का जो फ्लोर था वो वेट था जिसकी वजह से वो स्लिप हो गए, और बोन बहुत फ्रेजाइल होती है आपकी चाइल्डहुड में भी और आपकी ओल्ड एज में, और फ्रैक्चर हो गया।
सो ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपने इनको भी कंट्रोल करना है फॉर प्रॉपर हाइजीन। फिर इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। ऑलमोस्ट 1 in 10 पेशेंट विल डेवलप हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शंस। Poor infection control measure can increase the risk of infection during and after bathing. Healthcare staff should use personal protective equipment as directed by local authorities. अब जो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो ये होते हैं कि अगर एक पर्सन हॉस्पिटल में उसने कोई इन्फेक्शन रिक्वायर किया तो वो उससे दूसरे को स्प्रेड करेगा, उस सोसाइटी में स्प्रेड करेगा। तो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और ऐसा सारा स्टाफ या पेशेंट्स जो अगर ऐसी सेटिंग में है तो उनके अंदर हाइजीन की इंपॉर्टेंस है, डेली शावर और डेली बाथिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर्स को अपनी हाइजीन के लिए भी चाहिए कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें जो कि उस एरिया के हिसाब से जो भी रूल्स एंड लॉज हैं उनको मेंटेन करने के लिए। फर्दर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसी, जिस तरह मैंने बताया कि डिसेबल पर्सनस हैं, उनकी बाथिंग के लिए कुछ बाथिंग एड्स भी होते हैं, जैसे ग्रैब नेल्स है, बाथ बोर्ड्स हैं, बाथ सीट्स हैं, लिफ्टिंग एड्स हैं एंड बाथ कुशंस हैं। ये डिफरेंट उन लोगों के लिए होते हैं जिनके लिए नॉर्मल बाथिंग प्रोसीजर इस पॉसिबल नहीं होता या उनकी कोई डिसेबिलिटी होती है। फिर हमारे पास बाथ टाइप्स आ जाती हैं जिसमें एडजस्टेबल हाइट बाथ्स हैं, वॉक इन बाथ्स हैं, बाथ विद इंट्रैगल सीट्स हैं, टिल्टिंग बाथ्स हैं, बाथ्स विद साइड असेस। तो दीज आर ऑल द डिफरेंट बाथ टाइप्स जो कि डिफरेंट टाइप के पर्सन के लिए रिकमेंड की गई है। मतलब ओवरऑल जो अगर हम बात करें अबाउट द फैक्टर्स, जो इसमें फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशो कल्चर है, इकोनॉमिक है, पोलिटिकल है, आपकी सारे फैक्टर्स आपकी जो है जनरल क्लीननेस के लिए या जनरल हाइजीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको मेंटेन करते हैं तो आपकी जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं इनके साथ आप इनको कोरिलेट करें तो आपकी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ आपकी और आपकी सराउंडिंग्स की हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।